अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आई एक्सपेक्ट कि आपने बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी जो हमने पहले पढ़ी थी। लास्ट टाइम हमने क्लास में ये देखा था कि जो अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं वो क्यों डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और एक्चुअली में हर जो ग्रुप है उसका जो पहला मेंबर होता है वो बाकी मेंबर से डिफरेंट ही बिहेव करता है। अभी हम जनरल बिहेवियर देख लेते हैं जो अल्कली मेटल्स का एज अ होल है। एक चीज़ ये याद रखना कि ये वही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो पहले हमने एक एक करके सब कुछ डिस्कस किया था, अब ये सारा कह लो कि वहाँ सारा कंबाइन करके तो हमें एक ही जगह पे मिल गया। सबसे पहले तो जो ये प्रॉपर्टीज क्यों हैं अल्कली मेटल्स की, हम उन्हें इस तरह से डिफाइन करते हैं ना मेटल्स को, कि जो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो मेटल है। तो अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो वो फिर रिड्यूसिंग एजेंट भी हुई। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि जो दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तीन तरह से आप लोग पहले डेफिनेशन देख चुके हो। कि ऑक्सीडेशन की अगर फॉर एग्जांपल हम लें तो ऑक्सीडेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन, और अगर वहां से हाइड्रोजन निकल रही है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को देख के हम इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे देखें तो अगर एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो इसका मतलब है कि वो वहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो उसको हम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की बेस पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो फिर ऑन कंट्रेरी वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी वजह से हमें ये भी पता है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत लो होती हैं एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ प्रोडक्ट टेबल, क्योंकि ये लेफ्ट में प्रेजेंट हैं। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज की वजह से साइज में इंक्रीज आने की वजह से, साइज में सॉरी डिक्रीज आने की वजह से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जीज रिक्वायर्ड है टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब क्या वो ट्रेंड्स हैं जो इस वजह से अराइज होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में? सबसे पहले तो फिर वही बात है कि जो आयनाइजेशन एनर्जीज हैं वो अल्कली मेटल्स की बहुत लो हैं। तो इस लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि वो मोस्ट रिएक्टिव फैमिली है। अब लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल कंपैरेटिवली इजी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो रहा है तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि वहाँ रिएक्शन भी होगा, क्योंकि जब एक न्यूट्रल एटम था उसमें से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा तो उसके बाद तो वो न्यूट्रल नहीं रहा। तो जब कोई चार्ज स्पीशी होती है तो वो अनस्टेबल होती है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हम देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी भी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, क्योंकि कम आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से हम इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव कर लेंगे तो वो अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल होने की वजह से वो रिएक्ट करेगा। तो ये इस तरह से हम इसको लिंक कर सकते हैं कि क्योंकि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है इसलिए वो मोस्ट रिएक्टिव फैमिली है अमंग द मेटल्स। और मेटल्स में दो ही हैं, इनके बाद जो दूसरा ग्रुप आ रहा है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और वो उनके साथ ही एग्जिस्ट कर रही हैं। उसके बाद है कि इनकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ग्रेटर होती है। और ग्रुप नंबर से हमने ये भी देख लिया था कि इन पे जो ओवरऑल चार्ज है या इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है और उसके क्या रूल्स होते हैं। और वैलेंस शेल जो है वो या जो ब्लॉक्स होते हैं वो डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अ, अब थर्ड में जो कैटाइन्स होते हैं ना अल्कली मेटल्स के, अब ये भी बेसिकली हम लोग देख चुके हैं, सिर्फ अल्कली मेटल्स के लिए नहीं, किसी भी मेटल को या इवन किसी भी एटम को जब हम देखेंगे उसके पेरेंट एटम को और उसके आयंस को, तो उनके जो साइजेस हैं वो डिफरेंट ही होते हैं। जब फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूट्रल एटम है और उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज की डोमिनेंस की वजह से वहाँ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, तो रिजल्टेंटली साइज डिक्रीज होता है। ये आप लोग पहले भी देख चुके हो। और अगर इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाई जाएगी तो अब इसका मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस केस में जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा या एटॉमिक साइज जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये हम पहले बात कर चुके हैं कि
जो भी फर्स्ट मेंबर है ना किसी ग्रुप का, वो डिफरेंटली बिहेव करता है। अब शुरू में जो हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं वो देखो एज अ होल है पूरे ग्रुप के लिए। अब अगर फोर्थ में हम आते हैं तो वो लिथियम है जो डिस्टिंग्विश कर रहा है बाकियों से, क्योंकि लिथियम फर्स्ट मेंबर है अपने ग्रुप का। और लिथियम जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है उसके रिजल्ट में नॉर्मल ऑक्साइड्स बनते हैं। अगर हम बाकी देखते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम है या पोटेशियम है, तो सोडियम के केस में नॉर्मल ऑक्साइड नहीं बनता। सोडियम के केस में पर ऑक्साइड बनता है। और जब पोटेशियम रिएक्ट करे ऑक्सीजन से तो उसके बाद उस केस में बनता है सुपर ऑक्साइड। लेकिन लिथियम जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इस पूरी फैमिली में अल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, तो हमें नॉर्मल ऑक्साइड्स मिलेंगे। अब इस नॉर्मल ऑक्साइड का ये जो सामने है 2Li2O, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है ना, तब लिथियम कार्बोनेट मिलता है। और ये पूरे अल्कली मेटल्स में से सिर्फ लिथियम का बिहेवियर है। बाकी आप जितने भी मेटल्स देख रहे हैं ना जो इस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते, क्योंकि किसी का भी ऑक्साइड ही नॉर्मल नहीं है। सिर्फ लिथियम है जो नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है। उसके अलावा सोडियम के केस में हमने देखा कि पर ऑक्साइड बन रहा है। और अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश होंगी ना, वो सिर्फ लिथियम के लिए होंगी, क्योंकि वो फर्स्ट मेंबर है। सिर्फ इस अल्कली मेटल्स के लिए नहीं, आगे आप जितना भी कर रहे हो उन सब के केसेस में यही है कि जहाँ पे भी प्रॉपर्टीज डिस्टिंग्विश कर रही हैं उसी ग्रुप के मेंबर से, तो वो रीज़न यही होगी कि बिकॉज वो पहला मेंबर है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और उसका जो साइज है वो एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स वो बहुत कम है। तो इसी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्टिंग्विश करती हैं बाकी सबसे। हाँ, अब ये आगे एग्जांपल वही आ गया जो हम डिस्कस कर रहे थे। सोडियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वो सोडियम पर ऑक्साइड बनता है। पोटेशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनेगा। अब इसको अगर हम देखें इन केस ऑफ वाटर, कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल्स, तो ये अल्कली मेटल्स का जो रिएक्शन है वाटर के साथ वो बहुत वायलेंट है, या विग्रस आप कह लो। लिथियम या सोडियम के केस में ये इतना वायलेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई किसी ग्लास में हमने पानी लिया हुआ है और उसमें हम लिथियम मेटल थोड़ी सी भी डिसॉल्व कर दें, तो वो एक्चुअली में डिसॉल्व नहीं होती। उसका अ, एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, इसी तरह जब हम मूव करते जाएंगे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम तक जाएंगे, तो ये उतना ही ज़्यादा वायलेंट होता जाएगा ये सारा जो रिएक्शन होगा। इवन ये भी पॉसिबल है कि हम अगर किसी आप नदी में या बहुत बड़ी वाटर रिजर्वायर में भी आप इनको इन मेटल्स को डालोगे तो वहाँ पे भी कोई धमाका धमूका भी हो सकता है। ठीक है। और जो अल्कली मेटल्स हैं ये जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्राइड्स बनते हैं। और ये बहुत रेयर होता है कि हाइड्राइड बनाए हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन पे आपने देखा हुआ है कि मोस्टली जो है वो पॉजिटिव चार्ज ही होता है, मतलब हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है। हाइड्राइड का मतलब है कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब भी अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो वो हाइड्राइड्स बना सकते हैं, लेकिन ये हाइड्राइड की फॉर्मेशन एक्चुअली में बहुत रेयर है। ठीक है। जो रुबिडियम और सीजियम है ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ एट रूम टेम्परेचर। बाकी जो हैं उनके लिए एलिवेटेड टेम्परेचर रिक्वायर होते हैं हाइड्राइड की फॉर्मेशन के लिए। अगर रुबिडियम और सीजियम को हम एक्सपोज करवाएंगे तो वो बहुत जल्दी से रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट करके हाइड्राइड्स बना सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि जो हाइड्राइड की फॉर्मेशन है वो रिलेटिवली बहुत रेयर है एज कम्पेयर टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद देखो जब लिथियम हाइड्राइड है वो वाटर से रिएक्ट करे तो फिर लिथियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है साथ में। H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस वहां से रिलीज हो जाती है। अब लिथियम इज द ओनली ग्रुप वन ए मेटल दैट कंबाइंस विद नाइट्रोजन एंड कार्बन टू फॉर्म नाइट्राइड एंड कार्बाइड। ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि सिर्फ लिथियम है जो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड और कार्बाइड बना सकता है। इनकी रीजन दोबारा से वही है, बिकॉज ऑफ लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और लो साइज, मतलब सबसे छोटा साइज है उसका। अगर हम बाकी उसके ग्रुप से ना भी कंपेयर करें तो अगर हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देख रहे हैं तो वो तो चलो डिफरेंट बिहेवियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको उसके ग्रुप में ही देख रहे हैं तो देन उसके साइज और उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू, और ये बात हम क्लास में भी कर चुके थे जब तक आपको छुट्टियां नहीं हुई थी। तो ये रीजंस जो हैं ये सारी आपको पता होनी चाहिए। और यही सेम रीजन है जो भी
डिस्कस हो रहा होगा ना एलिमेंट, अगर हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि वो पेक्युलर बिहेवियर क्यों शो करता है। ठीक है, उसके बाद है कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो हैलोजेंस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल सब लोगों के घरों में भी हैं, जो सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट हम यूज करते हैं, उसमें एक अल्कली ही यूज हो रही है, अल्कली मेटल सोडियम, और दूसरा जो क्लोरीन है दैट इज हैलोजन। तो बिकॉज ऑफ देयर सॉल्ट फॉर्मिंग एबिलिटी, उसको उनको हम हैलोजन कहते हैं। तो ये भी अ, एक सिंपल चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, तो उसके रिजल्ट में हमें टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड मिलता है। अब पोटेशियम, रुबिडियम और जो सीजियम है ना, वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ। तो उससे जो मेटल हैलाइड्स हैं वो, मतलब ये ऐसे हैं जिनको हमें कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं करनी पड़ेगी रिएक्ट करने के लिए। अगर हम उनको वहां पे एक्सपोज कर रहे हैं जहाँ पे वो चीज़ प्रेजेंट है, तो वो वायलेंटली खुद ही रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है। वैसे हम जो भी अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें कंट्रोल्ड कंडीशंस भी चाहिए होती हैं, कि हमें देखना है कि कितने टेम्परेचर पे वो रिएक्ट करेगा, कितनी प्रोडक्ट बनेगी, कितना हमें रिएक्टेंट यूज करना है। लेकिन अगर इनका एक्सपोजर हो रहा है, पोटाशियम, रुबिडियम या सीजियम का, जो लोअर मेंबर्स हैं हेलोजन के साथ, फॉर एग्जांपल अगर इसकी जो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है वो हम तो वही लेते हैं ना, सोडियम और क्लोरीन को जब मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, तो जो टेबल सॉल्ट है। लेकिन हैलोजेंस जो हैं उनको हैलोजन कहते भी इसलिए हैं क्योंकि उनकी सॉल्ट फॉर्मिंग एबिलिटी की वजह से। तो अगर ये इन मेटल्स के साथ एक्सपोज हो रहे हैं, पोटाशियम, रुबिडियम या सीजियम के साथ, तो वो बहुत विग्रेसली खुद ही रिएक्ट कर लेते हैं, हमें वहाँ पे कोई कंडीशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। ये इवन रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। तो अब आप लोग ये सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैं प्रॉपर्टीज़, वो हम बाद में देख लेंगे। हैं वही हैं जो हमने पढ़ी हुई है पहले अलहदा अलहदा, लेकिन यहाँ पे वो सारी कंबाइंड फॉर्म में है, और उनका कंपैरिजन होगा विद बेरिलियम, क्योंकि उनका फर्स्ट मेंबर बेरिलियम है, तो वो उनसे डिफरेंट बिहेव करता है एज कम्पेयर टू द अदर मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। तो अभी के लिए आप ये अल्कली मेटल्स का देख लो सारा, और उसको कंपेयर करो हाउ लिथियम एक्ट्स एज कंपेयर टू देम। तो बाकी जो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला है वो हम बाद में देख लेंगे।